दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर देश के कई मीडिया के बड़े संस्थानों की खबरों में कहा जा रहा है कि ये भारत में पहला वाकया है जब किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। एक हद तक ये बात सही है, लेकिन पूरी तरह सच इसको इसलिए नहीं माना जा सकता कि अगर हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की बात हम करें, यानी राज्य के प्रमुख व्यक्ति यानी प्रमुख प्रशासक की, तो उसके हिसाब से ये पूरी तरह खबर सही नहीं है। मैं समझता हूं कि हेमंत सोरेन किसी राज्य सरकार के प्रमुख के तौर पे ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जिन धाराओं के तहत, जिन आरोपों के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, ईडी और उन पर तमाम तरह के घपले घोटाले के आरोप हैं, वो अपने ढंग की पहली घटना है। और जो उसका मकसद है राजनीतिक तौर पे जो कहा जा रहा है, वह भी अपने ढंग का बिल्कुल अलग एक मामला है। राजनीतिक तौर पे कहा जा रहा है कि चूंकि झारखंड में बहुत प्रबल संभावना थी कि उनका जो गठबंधन है वो बीजेपी को हरा देगा, तो यह भी एक कारण है कि गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों, इससे भी पहले, काफी पहले, ये बात है 1953 की। 9 अगस्त को 1953 में उस समय की जो केंद्र सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली सरकार, उस वक्त भी एक घटना घटी थी जब जम्मू कश्मीर के वजीर आजम, उन दिनों मुख्यमंत्री को वजीर आजम वहां कहा जाता था, प्रधानमंत्री, कई स्टेट में ऐसा था आजादी के बाद। तो जो वजीर आजम थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनको भी गिरफ्तार किया गया था और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और जो उस समय सदरे रियासत थे, जो अभी जीवित हैं इस वक्त, उनका नाम युवराज कर्ण सिंह है। युवराज कर्ण सिंह के आदेश पर, निर्देश तो केंद्र सरकार का था लेकिन एग्जीक्यूट किया कर्ण सिंह साहब ने सदर रियासत के तौर पे, और उनकी जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद को वजीर आजम बना दिया गया, यानी राज्य का प्रशासनिक प्रमुख बना दिया गया। तो राज्य के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन दूसरे व्यक्ति हैं जिनको केंद्र की सरकार के एक तरह से आदेश पर, तो आप नहीं कह सकते कि डायरेक्ट उसने कहा है, किया है, लेकिन जाहिर है केंद्रीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है, तो इससे केंद्र की संलिप्तता को आप बिल्कुल उसको निराधार नहीं कह सकते, उसको आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता था। और इस बारे में मैंने दोस्तों विस्तार से कि आखिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी क्यों हुई थी, क्योंकि 1950 के जुलाई महीने में लैंड रिफॉर्म्स वहां पर आया था, और जो लैंड रिफॉर्म्स कश्मीर का था वो पूरे देश में आज तक वैसा लैंड रिफॉर्म्स कहीं नहीं हुआ, इतना सक्सेसफुल और इतना रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स था। उसको लेकर तमाम जो वहां के राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस थे, खासकर वहां के जमींदारों के जो संगठन थे, जमींदारों के जो समूह थे, वे बहुत नाराज थे और कांग्रेस सरकार पर बड़ा दबाव था कि ऐसे व्यक्ति को जरूर हटाया जाए, और लंबे समय तक उनको जेल में रखा गया। अब आपको बताऊं, 1958 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रिलीज हुए 8 जनवरी को, और 29 अप्रैल को फिर जेल में भेज दिए गए। तब 8 अप्रैल 1964 को इसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला छूटे थे। ये एक कहानी है जो बहुत जरूरी है नई पीढ़ी को जानना। अपने किताब में कश्मीर विरासत और सियासत 2, जो 2006 में आई थी, मैंने इस बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। जो लोग जानना चाहें उस किताब को भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हेमंत सोरेन का जो मसला है वो वाकई थोड़ा सा इस मामले में अलग है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को आजाद भारत में इस तरह के गंभीर आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया है, जिसको वो स्वयं चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सरकार के पास डॉक्यूमेंट है तो वो साबित करे कि मेरे ऊपर इस तरह का इल्जाम जो लगाया गया है वो वाकई उसके पास, कोई सरकार के पास आधार है, तो वो इसको साबित करे। लेकिन उनको अंदर कर दिया गया है, और सभी जानते हैं कि ये काम अगर सरकार को करना था तो पहले भी कर सकती थी, लेकिन 2024 के चुनाव से ऐन पहले किया गया है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मामले में ऐसी स्थिति नहीं थी। कोई चुनावी जीतने की केंद्र सरकार
में जो बैठी पार्टी है उसकी इस तरह की कोई मंशा नहीं थी। उनके ऊपर जो आरोप था वो दूसरे ढंग का था। निश्चित रूप से कहा तो गया कि राष्ट्र विरोधी काम कर रहे थे, लेकिन सच यह है कि वो वेस्टेड इंटरेस्ट जम्मू कश्मीर का था। उसके दबाव में केंद्र सरकार ने और कर्ण सिंह ने ये काम किया और कराया था। तो ये मेरी अपनी एनालिसिस है, इससे कोई असहमत भी हो सकता है। तो ये मैं समझता हूं कि आज के लोगों को, आज की युवा पीढ़ी को ये तथ्य जानने चाहिए। और इसके अलावा एक बात और मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर में, उसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको प्रचंड बहुमत मिला था। तो ये बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता है कि वो उनको रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं था, या यूं कहा जाए कि वो प्रतिनिधित्व पूर्ण सरकार नहीं थी। ये ठीक है कि अंतरिम एक वजीर आजम के तौर पे उनका चुनाव हुआ था, लेकिन लेकिन उनके पास जनता का अपार समर्थन उनके पास भी था, जिस तरह हेमंत सोरेन के पास समर्थन रहा है। तो ये एक फर्क जरूर है दोनों के निर्वाचन की प्रणाली में, लेकिन जहां तक जन समर्थन का सवाल है, दोनों के पास था। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में तो कहा जाता है कि उनके उनके एक आह्वान पर पूरा जम्मू कश्मीर बंद हो जाया करता था। तो दोस्तों, ये बात आज मैं जरूर आपके समक्ष कहना चाहता था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।